Om Namah Shivaya. Good morning, friends. Today I am going to talk about a true patriot and a national leader, Netaji Subhash Chandra Bose. Now, as you all know, Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 at 12:15 p.m. at Cuttack. उनकी जो कुंडली है वो मेष लगन की है, जिसके अनुसार वह राशि जो है उनकी वो कन्या राशि है। उनकी कुंडली में मंगल द्वितीय घर में बैठे हैं। नाउ द्वितीय घर में जब मंगल बैठते हैं तो वह आदमी को जो बोलने की क्षमता है उसे बहुत अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। So accordingly, Subhash Chandra Bose was a fiery orator who could impress a large number of people by his speech. And he was also an extremely gifted, talented orator who could influence other people not only by his oratory but also by his leadership qualities. Now if we consider the second house, तो second house में उनके मंगल बैठा है, परंतु चौथे घर में केतु बैठा है। केतु चौथे घर में होने से उनकी जो नेतृत्व क्षमता थी वो अद्भुत थी और उनको किसी भी कार्य में अगर वो नेतृत्व करना चाहते तो अनोखी क्षमता थी उनके पास। साथ ही इसमें उनको गुरु का भी सहयोग मिला। गुरु जो कि पंचम ग्रह में उनकी कुंडली में बैठे हैं। गुरु अगर पंचम में बैठ जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही अधिक समझदार, पढ़ा लिखा, ज्ञानवान, नॉलेजेबल, हाईली एजुकेटेड होता है। इसके अतिरिक्त गुरु अगर शक्तिशाली हो कुंडली में और अच्छे स्थान में बैठे हो तो उस व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता के अतिरिक्त उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है कि संगठन खड़ा करने की शक्ति, संगठित करना लोगों को, इसको वह अत्यधिक बढ़ा देते हैं। छठे घर में चंद्र होने से उनको पूरे विश्व में नेम, फेम मिला। सब लोग उनका अत्यंत आदर करते थे, उनके कार्यों की सराहना करते थे और साथ ही चंद्र अगर छठे घर में बैठ जाए तो शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं। कोई भी शत्रु उनके आगे टिक नहीं पाता है। आठवें घर में शनि है जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। आठवें घर के जो शनि होते हैं उससे यह होता है कि जो वृश्चिक लगन की मेष लगन की जो कुंडली है उसमें अगर आठवें घर में शनि बैठे हैं, 8 वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो शनि के कारण उनके कार्यों में लगातार व्यवधान उत्पन्न होंगे, बाधाएं उत्पन्न होंगी और उसमें उनको काफी एक जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो थोड़ा सा एकांत प्रिय वाला होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठित करने की जो शक्ति है वो असीम रहेगी, लेकिन वह बेसिकली व्यक्ति एक एकांत प्रिय व्यक्ति होगा। साथ ही अगर अष्टम में शनि बैठे हैं तो इसका यह भी मतलब है कि उनकी बहुत ही लंबी आयु है और शनि एक तरह से 8वें स्थान में बैठ जाना मेष लगन की कुंडली में यह दर्शाता है कि उनकी आयु काफी लंबी है, उम्र बहुत अधिक है और उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दशम घर में आए तो यहाँ पर राहु, सूर्य और बुध की युति है।
सूर्य बुध दशम घर में, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अत्यंत ही इंटेलिजेंट है, अत्यंत ही उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो अनोखी है, और एक तरह से बहुत ही उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो उनको आगे तक अपने कार्य क्षेत्र में ले जाने की जो क्षमता है वो प्रदान करती है। तो वो उस अपने कार्य क्षेत्र में, कोई भी कार्य क्षेत्र वो चुने तो उसमें वो उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। परंतु यहाँ एक कठिनाई ये है कि 10वें घर में राहु बैठे हैं, जिसके कारण उनका जो कार्य क्षेत्र में जो है उनका जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन अत्यंत संघर्षशील होगा। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए उनको एक लगातार जीवन में संघर्ष अपने कार्य क्षेत्र में करते रहना पड़ेगा। तो ये एक जो राहु जो 10वें कर्म स्थान में बैठे हैं, इसके कारण बहुत उन्होंने संघर्ष झेला होगा और लगातार संघर्षरत जीवन भर रहे होंगे। शुक्र जो है वो 11वें स्थान में बैठे हैं। शुक्र 11वें स्थान में बैठे हैं जो कि लाभ स्थान है। अगर शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं और उनको जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो इससे जो है उस व्यक्ति की बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं होती हैं। वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा सपना देखता है। Such a person has big dreams, big aims, and he is a great visionary. तो सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में ये बातें पूर्णतया लागू होती हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का सपना देखा। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, और वह एक महान जो है विजनरी रहे हैं। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जिनको आज भी भारत के कोने कोने में याद किया जाता है। इसके अलावा एक और उल्लेखनीय बात उनकी कुंडली में देखी जा सकती है कि मंगल जो द्वितीय भाव में बैठे हैं उसकी दृष्टि 8वें भाव पर है, जहां पर शनि बैठे हैं। मंगल और शनि आमने सामने होने से और एक तरह से शत्रु होने के कारण, और शनि की स्थिति 8वें घर में, मंगल की स्थिति द्वितीय घर में, यह बताती है कि उस व्यक्ति के साथ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ की जा सकती है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध। कॉन्स्पिरेसी अगर की जाए तो बहुत ही बड़े स्तर पर होने की एक बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो मंगल और शनि की ये दृष्टि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तरफ इशारा करती है। जो हम लोग को जानकारी है कि सुभाष चंद्र बोस जी का निधन एक एयर क्रैश में 18 अगस्त 1945 को हो गया था। नाउ जो उनका निधन हुआ 18 अगस्त 1945 में, उस समय यदि देखा जाए तो उनके कुंडली के हिसाब से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उनकी अपने जो कुंडली के कैलकुलेशंस के हिसाब से उनकी मृत्यु के समय यानी कि 18 अगस्त 1945 को गुरु की महादशा चल रही थी। गुरु की महादशा जब चलती है तो मेष लगन के, जिसमें कि गुरु एक बहुत प्रभावशाली ग्रह माने गए हैं मंगल के बाद या मंगल के अतिरिक्त, तो मेष लगन की कुंडली में जब गुरु की महादशा चले तो
उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से बाल या बाका नहीं किया जा सकता है। उसका कोई भी क्षति नहीं हो सकती है, वह आदमी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये कुंडली के आधार पर कहा जा सकता है और ग्रह दिशा के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जो प्रचलित है आमतौर पे उनके बारे में यह धारणा कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी, तो उनके जो कुंडली हम लोग को प्राप्त है उसके आधार पर और उस समय चल रही महादशा के आधार पर यह माना नहीं जा सकता है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, क्योंकि उस समय गुरु की महादशा चल रही थी उनकी, और यह गोचर की स्थिति 1949 तक चल रही थी। इसके अतिरिक्त गोचर में चंद्र उनके 8वें भाव में था, तो यह एक तरह से एक डबल कंफर्मेशन है कि उस अवधि में, उस पीरियड में 1945 में उनकी मृत्यु होने की कोई संभावना नहीं प्रतीत होती है और उनकी मृत्यु उस समय संभव नहीं हो सकती है। तो यह एक कुंडली के विश्लेषण या एनालिसिस के आधार पर मैं आपके समक्ष कह रही हूं कि 1945 में अगर यह कुंडली सुभाष चंद्र बोस जी की है तो उनकी मृत्यु 1945 में संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु के संबंध में 3 आयोग कार्य कर रहे थे, जिसमें 1956 में स्वतंत्र भारत में शाहनवाज कमीशन को भारत सरकार ने नियुक्त किया था। The members of this commission were Shahnawaz Khan, who was an MP, S.N. Maitra, ICS, and Suresh Chandra Bose, the elder brother of Subhash Chandra Bose. Now, in this commission, the report, Suresh Chandra Bose, elder brother of Subhash Chandra Bose, has clearly stated that he does not agree with the findings of the Shahnawaz Commission because he felt that a lot of important information was deliberately withheld from him and he did not agree. He gave a dissenting note to the findings of the commission, which probably confirmed the death of Netaji Subhash Chandra Bose in the air crash. So his own elder brother differed from the findings of the commission. In 1970, again, Khosla Commission was appointed. Now, Khosla Commission's report was also inconclusive. So, in 1999, the Mukherjee Commission was appointed. Mukherjee Commission also prepared a report. Its findings were tabled in Parliament, but were rejected by the Parliament. So, basically, all the 3 commissions, the findings of the various commissions, these commissions set up after the India attained independence, did not actually conclusively prove that the late Netaji Subhash Chandra Bose had actually been killed in an accident in the air crash which happened on 18th August 1945. Now, Netaji Subhash Chandra Bose was actually being transported as a guest of Lieutenant General Tainmasa Shedi of the Imperial Japanese Kwantung Army, and the air crash happened at Formosa, then occupied by Japanese forces. Now presently it is called Taiwan. So reportedly about 13 persons were traveling in this plane, and there were actually 2
two survivors from this crash in Taiwan of 1845. One was Major Kono of the Japanese army, and the other was Habibur Rahman, a member of the Azad Hind Force, who later moved to Pakistan. Now, so there were two survivors actually of this plane crash. And none of the commissions has conclusively proved that Netaji actually died in that plane crash of 1845. इस दुर्घटना के कई सालों बाद फैजाबाद के पास एक गुमनामी बाबा के रहने की बातें पूरे देश में फैल गई कि वही सुभाष चंद्र बोस हैं। Subhash Chandra Bose was basically a freedom fighter, but after this accident, I think he may have decided to adopt a very low profile and a very गुमनाम जिंदगी उन्होंने अपना ली होगी, क्योंकि उस समय के हालात शायद उनके अनुकूल नहीं रहे होंगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 1970 के खोसला कमीशन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में काफी राजनीतिक दबाव भी रहा, और जिसके कारण भी कई रूमर्स इस संबंध में सुनने को आते हैं। गुमनामी बाबा फैजाबाद के पास एक घर में काफी अरसे तक रहे, और यहाँ तक कहा जाता है कि वह किसी के सामने नहीं आते थे। यदि उनसे कोई मिलने जाता था तो वह पर्दे के पीछे से बात करते थे। अब ऐसी क्या समस्या हो सकती है या ऐसी कौन सी कठिनाई हो सकती है कि कोई व्यक्ति कोई मिलने जाए, यदा कदा कोई अगर मिलने वाला चला गया तो उससे पर्दे के पीछे से ही बात करना पसंद करें। तो वो किसी के सामने समक्ष रूप से नहीं आते थे, और वहां पर ही उनकी मृत्यु 12 फरवरी 1985 को हो गई, और उनका एक मेमोरियल भी वहां बनाया गया। ये जो उनकी जो गुमनामी की जिंदगी अगर वही थे रही, तो यह शायद गुरु के बाद जो 1949 में जो शनि की महादशा उनकी शुरू हुई, तो उस अवधि में जैसा कि मैंने आपको कहा कि शनि 8वें घर में एकांत प्रिय बनाता है, तो उन्होंने जानबूझकर एक एकांतवासी के रूप में अपनी शेष जिंदगी व्यतीत करने का निर्णय लिया होगा, अपने आसपास के विश्व के देश के हालातों को देखते हुए। और उसके बाद जब बुध की महादशा आई तो भी यह प्रवृत्ति कायम रही आगे भी, और गुमनामी की जिंदगी में ही उनकी मृत्यु 12 फरवरी 1985 को फैजाबाद के पास हो गई। लगभग 7-8 साल पहले जब उनके सामग्रियों, उनके सामानों को जो फैजाबाद ट्रेजरी में जमा किया गया था, उसमें से एक बक्सा जब खोला गया तो उसमें पाया गया कि उसमें सुभाष चंद्र बोस के परिवार की काफी तस्वीरें पाई गईं, खत पाए गए जो उन्होंने अपने कमांडर्स, आजाद हिंद फोर्स के लोगों को लिखे थे, परिवार के लोगों के फोटोग्राफ्स पाए गए। तो यह वह व्यक्ति ही रख सकता है जो उस परिवार का सदस्य हो, वरना किसी और व्यक्ति को उन फोटोज को रखने की क्या जरूरत है। और पर्दे के पीछे से बात करना भी एक बहुत ही रहस्यमय चीज है। तो उनके ही सामान में जब फोटोग्राफ्स पाए गए और खत पाए गए, उनको कुछ खत जो आजाद हिंद फौज के लोगों ने लिखे वो भी पाए गए, उनके परिवार के, क्लोज परिवार के लोगों के फोटोग्राफ्स पाए गए, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस रहे होंगे।
अब मैं आपको एक और जरूरत की चीज, आवश्यकता की चीज दिखाना चाहती हूँ, जो कि है उनका हैंड प्रिंट, जिसे आप देख सकते हैं। उनके हैंड प्रिंट के हिसाब से, और जो मुझे थोड़ी बहुत पामिस्ट्री की जानकारी है, उनकी लाइफ लाइन आप देखें तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई कट नहीं है, कहीं आइलैंड नहीं है, कुछ नहीं है। और यह हैंडप्रिंट मैं स्वयं सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर के म्यूजियम से लाई हूं, जहां उनके मात्र एक हाथ का ही हैंडप्रिंट म्यूजियम में उपलब्ध है। यह बहुत ही रेयर है। इसके हिसाब से उनकी लाइफ लाइन में कहीं भी कोई कट नहीं है, कहीं कोई आइलैंड नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह की लाइफ लाइन, जीवन रेखा हो, वो किसी भी प्रकार से अपनी आयु पूर्ण किए बिना नहीं मर सकता है। और कोई भी दुर्घटना का भी कोई इसमें कोई संकेत नहीं है। तो इनके हैंडप्रिंट के हिसाब से यह भी कहा जा सकता है, जो मैंने आपको कुंडली में बताया, कि इनका गुरु ग्रह अत्यंत बलशाली है, शुक्र बहुत अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, शनि थोड़ा खराब है और बुध बहुत खराब है, तो मंगल भी बहुत अच्छा है। तो इनके कुंडली और जो हैंडप्रिंट में जो रेखाएं हैं, जो माउंट्स हैं, उसके आधार पे दोनों मैच कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह हैंड प्रिंट जो कि उनका ही है और कुंडली, दोनों जो है वो एक तरह से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि उनको निश्चित भगवान ने बहुत लंबी आयु प्रदान की और वे काफी लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन विभिन्न हालातों को देखते हुए उनको समय समय पर अपनी जो लाइफ स्टोरी है उसको आगे बढ़ाना पड़ा। और यहाँ तक कि वो विदेशों में गए, जापान गए, रशिया गए, जर्मनी गए। और यह भी संभव है कि जापान से उनको जब ताइवान ले जाया गया तो शायद ये एक साजिश थी, एक प्लॉय था कि उनको वहां से उनको जर्मनी भाग जाने का एक अवसर प्रदान किया जाए और किसी को इसकी खबर ना हो, या कहीं छुपने का उनको एक अवसर दिया जाए। तो यह भी संभव है कि एक कवर अप ऑपरेशन था जिसमें उनको जर्मनी जाने में सहूलियत हो और किसी को इसको जानकारी नहीं रहे, तो जापानीज आर्मी ने उनको सहूलियत दी और एक प्लान के तहत उनको प्लेन के साथ उनको भेजने की सूचना प्रसारित की गई ताकि वो जर्मनी सुरक्षित पहुंच सके और उसके एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु दिखाई जा सके। तो ये सब एक साजिश या एक प्लान भी हो सकता है, एक प्लॉय हो सकता है कि उनको जीवित जर्मनी पहुंचा दिया जाए और उस अवधि में उनके मृत्यु की झूठी खबर को फैला दिया जाए। तो ये सब चीजें अभी और भी जांच का विषय है।